अब आते हैं पॉलिटी पर संवैधानिक विकास। सब टेबल पे कम से कम एक एक नोट्स है ना। चल, एक्चुअल में संवैधानिक विकास या संवैधानिक इतिहास, संविधान पढ़ने से पहले, भारतीय संविधान पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट है क्या और इसमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। ठीक है, अब ये उत्पन्न कहां से हुआ, अगर ये तुमसे पूछ ले संविधान जैसा चीज आया कहां से, क्या जरूरत था इसका, क्या संविधान का क्या जरूरत था, अगर ये पूछा जाए, पढ़ाई का चीज नहीं, बेसिक चीज है जो जानकारी होनी चाहिए, तभी संविधान में हम लोग घुस पाएंगे। ठीक है, क्या संविधान का जरूरत था, क्या क्यों जरूरत था? हाँ, देखो पहले पूरे दुनिया में राजतंत्र था, क्या था? राजतंत्र। और राजतंत्र जानते हो कि अगर हम राजा हैं तो मेरा ही अंतिम शब्द जो है वह अंतिम, मतलब मेरा शब्द जो है वो अंतिम कानून होगा। अगर हम आज बोले हैं कि पॉकेटमारी का सजा मृत्युदंड, और कल मेरा भाई पॉकेटमारी कर लेना ना, पॉकेटमारी का सजा 3 ऐसे ऐसे थप्पड़ ठीक है, तो कल से वो सजा हो जाएगा। फिर परसों तुम चोरी करके आओ, बोलेंगे इसको नंगा करके मारो कोड़े से, वो सजा हो जाएगा। ये होता है राजतंत्र। और पहले राजतंत्र के हिसाब से चलता था, चाहे तुम्हारा देश हो या दुनिया का कोई भी देश हो, राजतंत्र से ही चलता था। राजा जो कह दिया कह दिया। अगर राजा अच्छा है, ऐसे भी पहले भी हुए हैं, अगर राजा अच्छा है तो वह अपना एक कानून का किताब लिखवाता था। ठीक है, जो भी अच्छा और लंबा समय तक शासन करेगा उसको एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि हर एक ऑर्डर उसको याद नहीं रहता। जैसे मान लो ये पॉकेटमारी किया और इसको हम 2 धापड़ मारे, वो पॉकेटमारी किया ओली 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 करके छोड़ दिए। अब ये गुस्सा आएगा, हो सकता है ये हमको मारने का प्लानिंग करें कि जखनी निकल तो नहीं ठोकी दो ठीक है, खामखा हम मरा जाएंगे तो मेरा ये मानना है कि अगर हमको लंबे समय तक शासन करना है, भले ही हम राजा हैं, पर इस दोनों के बीच में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। पर हमको 5 दिन बाद 20 दिन बाद एक ही तो फैसला थोड़ी करना है। या थोड़ी रहेगा कि 1 किलो चुराया था, मतलब एक पॉकेट मारी किया था, 1000 था उसमें 1 लाख तक, क्या था नहीं था, हम क्या सजा दिए थे हमको खुद याद नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, डिक्टेट करवा देंगे, लिखवा देंगे और अपने मुनीम जी को बोलेंगे कि मुनीम जी इसको कानून बनाकर चिपका दीजिए, इसके लिए ये सजा मिलती है। ये पहले से चालू था अकबर के समय में। अब मतलब अकबर से पहले भी देखोगे, अकबर के समय में तो काफी इंपॉर्टेंट इसको लागू करवाया था, हर एक कानून लिखवाता था, वो लिखवा के उसको लागू करवाता था और दूसरी बार उसी हिसाब से सजा देता था। लेकिन फिर भी राजा का निर्णय ही क्या होता था, अंतिम निर्णय, कभी भी बदल सकता है। आज इच्छा हो गया नहीं ये कानून गड़बड़ है, बदल दो। ठीक है, इसको लेकर काफी अराजकता भी फैलता था। अराजकता समझते हो कि राजा में विश्वास लोग क्या करता था, खोते जाता था, हम तुमको मान ही नहीं रहे कि तुम शासन सत्ता में हो, तो इसी को कहते हैं अराजकता। और किसी देश में अगर अराजकता फैल जाए तो फिर पब्लिक को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कितनों को मारोगे। धीरे 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 यही हर जगह फैलता गया। ब्रिटेन में लगभग 13वीं सदी में, कौन सी सदी में, 13वीं सदी का वो समय था। ठीक है, इसमें ब्रिटेन में काफी अधिक जो राजा है वो क्रूर व्यवहार करने लगा था धीरे धीरे। एक राजा हुआ जिसका नाम था जॉन, क्या नाम था, जॉन। ठीक है, अब ये जो था विलासितापूर्ण तो जीवन जी ही रहा था, ठीक है, लेकिन पब्लिक जो है वो तंग आ गया था और पब्लिक का साथ दे रहा था राजा के आसपास रहने वाले सहयोगी लोग। समझना, कहानी धीरे धीरे हल्का हल्का समझते जाना, हम लोग टॉपिक में घुस चुके हैं। ठीक है, तो राजा जॉन जो है, राजा जॉन अपने से तो काम कर नहीं रहा होगा, इनके कुछ मनसबदार होंगे, सामंत होंगे, ये सब होगा काम करने वाला। अब हर किसी को चाहिए कि राजा अगर एक ढंग से काम करे तो हम लोग भी खुश हैं, वो भी खुश है और जनता भी खुश है। पर यहाँ ये तो राजा है तो अपने मन से कुछ भी करेगा, आज ये सामान कल बोलेगा कुछ और सामान बोल रहा है सर बैठ के कि सर ये काम होना चाहिए, और हम राजा हम बोलेंगे ना ये नहीं होगा, ऐसे होगा। तुम देखते हो हमारे देश में भी ऐसे कई बार तुमको कई घटनाओं को देखने को मिलेगा कि जो थिंक टैंक है वो कुछ और बोल रहा है और तुम्हारे जो शीर्षस्थ नेतागण है वो कुछ और बोलेगा और काम कुछ और हो जाएगा। ठीक है, यही हो रहा था। तो वो लोग ऐसा माहौल बना दिया पब्लिक के साथ मिलकर कि राजा जॉन, अब एक अधिकार पत्र था जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया, ठीक है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, इस मैग्ना कार्टा नाम का एक दस्तावेज था, इस दस्तावेज पर वो साइन करने के लिए क्या हो गया, मजबूर हो गया। कौन, राजा जॉन। कौन, राजा जॉन। इस पर वो साइन करने के लिए मजबूर हो गया और इसमें ये लिखा गया था कि राजा भी निरंकुश नहीं है, उसको भी एक तरीके से शासन करना पड़ेगा और इसके तहत जो जनता है उनको भी कई सारे अधिकार दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि राजा है तो आप कुछ भी कीजिए। ठीक है, अगर कोई सांस ले रहा है तो बोलोगे आधा घंटा सांस रोक के रखो। राजा के समय में ये संभव था कि नहीं था, बिल्कुल संभव था। अगर बोल दिया कि आधा घंटा सांस रोक के रखो तो रखना पड़ेगा, चाहे तुम मरी क्यों ना जाओ।
पर जब किसी लिखित कानून के बेसिस पर काम करता है तो वहां एक आदमी का मत नहीं चलता है, वहां पे एक ब्रॉड, एक क्या बोल सकते हो, चाहे वो कुछ आदमी 10 आदमी मिलकर चलाए, 1000 आदमी मिलकर चलाए या पूरा जनता मिलकर चलाए, इस तरह के कुछ ना कुछ लिखित आदेश होंगे। तो दुनिया में पहला जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी कोई नहीं शुरू किया होगा, उस समय में एक जगह पर जहां पे संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, वो कौन सा था? ब्रिटेन। कौन सा था? ठीक है, ब्रिटेन। ब्रिटेन में ये लगभग कहानी है 1215 ईस्वी का। कब का? 1215 ईस्वी का। दुनिया में पहली बार किसी देश का राजा एक कानून से बंधा। अभी तक कहीं पे राजा कानून से बंधा था क्या? राजा एक ऐसा पद होता था जिसपे कोई भी कानून लागू नहीं होता था। पहली बार दुनिया में कहीं ऐसा हुआ जहां राजा किसी कानून से क्या हुआ? बंधा। और यही तो करता है तुम्हारा संविधान। क्या करता है? शासन तंत्र को एक कानून से, एक नियम से क्या करता है? बांध देता है। अगर आप ये कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए तो ठीक है, अगर इसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको भी रास्ता दिखाने में देर नहीं लगेगा। आप शासन तभी तक करेंगे जब तक इसमें लिखे गए चीजों को आप पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनता पर लागू होगा, आप पर भी लागू होगा। तुम देखते हो हर 5 साल में हमारी सरकार बदल जाती है ना। कारण क्या है उसके पीछे? लिखा हुआ है संविधान में कि 5 साल में सरकार क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। नहीं तो बोलता कि एक बार चुना गए तो जिंदगी भर रहेंगे, ठीक है, लेकिन नहीं, हर 5 साल में चेंज होता है क्योंकि संविधान में लिखा हुआ। ठीक है, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया दुनिया में पहली बार शुरू हुई। कहां शुरू हुई? ब्रिटेन में। कहां शुरू हुई? ब्रिटेन में। किस घटना से ब्रिटेन में शुरू हुआ? तो मैग्ना कार्टा घटना से। किस घटना से? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा को अधिकार के, जनता के अधिकार के लिए सबसे बड़ा घटना माना जाता है। इसलिए दुनिया में कहीं पे भी ऐसा कोई घटना घटा जिसमें जनता के अधिकार का बात किया गया, उसको हम क्या कह देते हैं? वहां का मैग्ना कार्टा। क्या कह देते हैं? वहां का मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये पहला घटना था जब ये घटना घटित हुआ। यहां से 2 सवाल तो डायरेक्ट बनता है। यही तो है, कहानी के साथ साथ कुछ सवाल भी लपेटे में आते हैं। डायरेक्ट सवाल आता है, मैग्ना कार्टा घटना किस देश से संबंधित है? किस देश से? ब्रिटेन से। मैग्ना कार्टा घटना कब घटा? 1215 ईस्वी में। और ये पहला दुनिया में एक्सपेक्ट होगा जहां से एक लिखित संविधान एक्चुअल में क्या है। अगर इस हम वर्ड पर आए, संविधान एक किताब है जिसमें कुछ आदेश लिखे हुए हैं, रूल लिखे हुए हैं, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर एक रूल बुक बना देते हैं, ठीक है, एक रूल बुक बना देते हैं 1.5 पन्ना का, ठीक है, और उस 1.5 पन्ने में हम लिखेंगे कि तुमको समय से आना है, इतना बजकर इतना मिनट में ये करना है, साथ में 2 कॉपी लाना है, 20 पेन लाना है, पॉकेट में पूरा सजा के रखना है, 3 तो कान पे रखना है। ठीक है, ये कानून हम लिख देंगे, तो दूसरे दिन से जो एंट्री करोगे उसी हिसाब से तुमको आना पड़ेगा। यही हो गया। इसी को कहेंगे मेरे क्लासरूम का ये क्या है? संविधान है। कांग्रेस के बारे में पढ़ा रहे होंगे या मान लो मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा बोलेंगे इसका संविधान लागू हुआ। ठीक है, मतलब क्या होगा? उसका रूल बुक लागू हो गया। ठीक है, जब देश का रूल बुक लागू होगा उसी को हम क्या कहेंगे? संविधान। क्या कहेंगे? संविधान। यहां से संविधान बनना शुरू हुआ तो धीरे धीरे अब ये कोई पर्टिकुलर संविधान था नहीं। समझना, कहानी समझोगे तो ये सब याद हो जाएगा। क्या ये मैग्ना कार्टा कोई संविधान था क्या? नहीं, बस एक एक्सपेक्ट था संविधान का, मान लो 4 पन्ना था। अब जब जरूरत होता था यहाँ वैसे ही 5 पन्ना क्या करता था? लिख लेता था। राजा साइन करवा लिया, क्योंकि राजा तो जितने सामंत लोग हैं वो सबके साथ मिलकर काम करना अनिवार्य है उसको। तो वो जो सामंत लोग हैं आसपास का, वही बन गया तुम्हारा, मान लो प्रधानमंत्री, ये वो फलाना ढकाना, ये सब पद पे आ गया। संचालित तो वही करेगा। राजा बैठा हुआ है ऊपर पे, सर साइन करना है, देखते हैं 2 दिन में कर देंगे, कीजिए चुपचाप। 20 आदमी खड़ा है, आप बोले हैं कि आप मेरे हिसाब से काम करेंगे, बेचारा साइन कर दिया, क्या करेगा? मजबूर है। धीरे धीरे करते ये लोग अलग अलग कानून बनाने लगा, अलग अलग चीजों पर साइन करवाने लगा, और देखते देखते वहां ढेर पुलंदा हो गया। अब अगर उसको एक कानून बनाता तो काफी दिक्कत हो जाता, किताब में लिख नहीं पाता, इसलिए लोग कभी लिखा ही नहीं। समझ में आया? इसीलिए भले ही हर एक कानून का एक एक पंपलेट होगा, एक एक पन्ना प्रति होगा, पर कभी भी वो कानून लिखा नहीं, कानून बुक नहीं लिखा। इसीलिए ब्रिटेन का संविधान रह गया अलिखित। क्या रह गया? अलिखित। तो दुनिया का पहला संविधान कैसा है? अलिखित है। कैसा है? अलिखित। अलिखित क्यों? बिना कहीं लिखा हुआ ही होगा क्या? लिखा, पर संविधान नाम से कोई किताब नहीं लिखा। ऐसे ही 4 पन्ना लिखा, साइन करवा लिया, कानून लागू हो गया। फिर 4 पन्ना लिखा, संविधान लागू हो गया। मतलब रोज नए नए कानून बनेंगे जरूर और बिगड़ेंगे जरूर, लेकिन वो कहीं पे भी एक जगह संकलित नहीं किया गया। इसीलिए ब्रिटेन में संविधान लागू तो हुआ, दुनिया में पहला संविधान कहाँ लागू हुआ? ब्रिटेन में। पर वहां का संविधान लिख नहीं पाया कभी लोग, एक किताब नहीं बना पाया। इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया में पहला संविधान किस देश में लागू हुआ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित।
क्या ये पूरा कहानी याद हो गया? रटना क्यों है, कहानी पूरा समझ लिया, ठीक है, कभी लिखा ही नहीं। अगर ये इस तरह का कहानी होगा जो लिखा हुआ कहीं पे नहीं है, तो क्या इसको बदलना मुश्किल होगा क्या? आज एक पन्ना साइन करवाया, कल उसको बदलना है, सामान लोग आया, सर इस पर साइन कर दीजिए, साइन कर देगा, बदलना आसान होगा क्या? नहीं। तो ब्रिटेन का संविधान काफी लचीला है। ब्रिटेन का क्या है? काफी लचीला है। अगर वहां के जो मंत्री परिषद है वो सब चाहेगा तो संविधान कभी भी आसानी से क्या होता है? बदल जाता है, क्योंकि कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, कि ये काम करना। हमारे यहाँ संविधान में बदलाव लाना होगा, एक तरीका है, क्या है? एक तरीका है, संशोधन करना पड़ेगा। उस संशोधन का एक तरीका है कि आपको कैसे संशोधन करना है। ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है, आगे चल के सब पढ़ेंगे लोग, टेंशन ना लो, वहां कोई तरीका नहीं। इसीलिए ब्रिटेन का संविधान क्या है? काफी लचीला है। अब धीरे धीरे जब संविधान बनना शुरू हुआ, अलग अलग देश बढ़ने लगा, तो पहला देश आया अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका, जो कि अपना संविधान लिखा, और लिखा तो ऐसा लिखा कि उसमें इतना कड़ेती से लिख दिया, उसको संशोधन करना काफी क्या हो जाए? डिफिकल्ट। ये कोई चेंज नहीं कर पाएगा, कोई माइकल लाल इसको चेंज नहीं कर पाएगा आसानी से, ठीक है। तो दुनिया का सबसे कठोर संविधान की संज्ञा किसको दी जाती है? अमेरिका। काफी कठोर है, संशोधन करना काफी मुश्किल होता है, और वहीं पे सबसे आसान ब्रिटेन, ठीक है। तो दुनिया का पहला संविधान ब्रिटेन, दुनिया में पहला लिखित संविधान यूएसए, पहला लिखित संविधान यूएसए। अब आया भारत का बारी। अब बीच में बहुत सारे संविधान लागू हुए हैं दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, धीरे धीरे सब संविधान लागू करने लगा। अब हम लोग आए हैं भारत पर। भारत में 1946, कब? 1946 में जब ब्रिटिश सरकार को ये लग गया ब्रिटिश हुकूमत जो इसको लग गया कि भारत में अब हम टिक नहीं पाएंगे, तो फाइनली वो लोग बोला कि आप लोग अपना संविधान बनाइए, हम लोग अलविदा कहेंगे, गुड बाय बोल के चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग बनाइए जिससे करना है, लेकिन मेरे रहते हुए बना लेंगे तो अच्छा है, शुरुआत तो कम से कम कर लीजिए, देखना तो पड़े। जैसे मान लो तुम घर रूम पे बैठ के ही पढ़ रहे हो, पर मेरे आंख के सामने अगर दिखा दोगे एक बार पढ़ क्या रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तो हमको सुकून हो जाएगा, ठीक है, रूम पे पढ़ो। अब पता चल रहा है वहां पढ़ रहे सरस सरील, ठीक है, रूम पे बैठ के सरील का 5 तो कहानी पढ़ लिया है सर, ठीक है, तो तुम्हारा तैयारी तुम्हारी जैसा है। तो वैसे ही 1946 में कैबिनेट मिशन आया। क्या आया? कैबिनेट। और इसी के बिहाफ पर भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या हुई? शुरू हो गई। उसके बाद संविधान लिखने के लिए काफी सारे लोग आए। अब आगे चल के हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लोग आए, इसमें बी आर अम्बेडकर को मुख्य रूप से प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया कि आप ही के हिसाब से संविधान लिखाएगा। अब ये पूरा दुनिया का संविधान पढ़वाने लगे, और पूरा दुनिया का संविधान पढ़वाते पढ़वाते, यहाँ इसका ये अच्छा लग रहा है उठा लो, उसका वो अच्छा लग रहा है उठा लो, इसका हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है ले लो, इसका चश्मा अच्छा लग रहा है ले लो, लेते 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 हमारे पास इतना सामान हो गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका? भारत का। सबसे बड़ा भारत। पहला लिखित किसका? सबसे बड़ा भारत। ये 3 पॉइंट है, यहाँ से बेसिक सा चीज इसको याद रखना है। क्या याद हो गया? दिमाग में घुस गया? दुनिया में पहला संविधान किस देश का? ब्रिटेन। ब्रिटेन का कितना पन्नों में लिखा गया है? तो नहीं लिखा गया है, वो अलिखित है। पहला लिखित संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। अब भारत में संविधान का जरूरत क्यों पड़ा, ये भी एक सवाल है, ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा वही है। अभी संविधान पे आए नहीं, हम बोले 1946 और शुरू कहां से किए हैं? 1773। देखो, भारत का कुछ अलग तौर तरीका होता, भारतीय लोग अगर यहाँ शासन करते तो हो सकता है हम लोग अभी तक भी संविधान तक हो सकता है नहीं पहुंच पाते, हो सकता है राजतंत्र रहता, क्या रहता किसी को नहीं पता, ये तो हाइपोथेटिकल है। ऐसा होता तो वैसा होता, ये सब कहानी अलग होता है, ये इमेजिनरी थॉट है। अगर ये होते, अगर हम अभी तक सिलेबस खत्म कर दिए होते तो अभी हम प्रैक्टिस सेट बना रहे होते। ये सब होते जाते से कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्या हो रहा है उस पर फोकस करना है। तो एक समय आया 1608 ईस्वी के बाद भारत में एक आदमी आया। कौन आया? कौन आया? 1608 ईस्वी में कौन आया? हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। ब्रिटेन का एक आदमी था विलियम हॉकिंस। भारत में आया व्यापार करने के लिए। कहानी को जोड़ेंगे, धीरे धीरे जुड़ते जाना। भारत में क्या आया? व्यापार करने। व्यापार करने के लिए यहाँ के राजाओं से परमिशन लेना पड़ेगा। तो परमिशन लिया, काफी मेहनत किया, काफी संघर्ष किया, धीरे धीरे परमिशन ले लिया। भारत में व्यापार क्या किया? शुरू कर दिया। लेकिन आगे चल के लगभग 100-150 साल के बाद उनको ये एहसास हो गया कि भारत के लोग हैं, क्या है? अब सब अपने मन से सोच लेना क्या है? बकलोल है, ठीक है।
जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, बकलोल हैं, ठीक है। तो भारत के लोग बकलोल हैं, ये उन लोगों को एहसास हो गया। अब एक बिजनेस में जो बिजनेस करने आया था, धीरे धीरे वो राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगा। किसमें इंटरेस्ट लेने लगा? राजनीति में। और आगे चल के देखोगे 1608 में आता है, उसके बाद धीरे 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 यहाँ पर संघर्ष उसका शुरू होता है। कई क्षेत्रों पर वो बिजनेस में क्या करता है? एकाधिकार कर लेता है। क्या करता है? एकाधिकार। एक तो ब्रिटेन से जब ये आएगा ये लोग, तो ब्रिटेन से सरकार से लिखवा के आया है कि इस क्षेत्र से उस एरिया में दूसरा को व्यापार करने नहीं जाना चाहिए, हम ही लोग व्यापार करेंगे। और ये जो सब लिखवाया है इसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश सरकार से लिखवा लिया है कि हम जा तो रहे हैं, पर ये हमको बोल दीजिए यहीं पे कि ब्रिटेन से दूसरा कोई वहां पे व्यापार करने नहीं जाएगा, यहाँ से सिर्फ हम ही जाएंगे। अगर कोई जाएगा तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। क्या है? हम वहां सब चीज सेटअप करेंगे और ये लोग जाके बिजनेस कर लेगा। सरकार बोली कोई बात नहीं बेटा, काहे टेंशन लेता है, कोई नहीं जाएगा, तुम ही खाली करोगे, दूसरा कोई नहीं जाएगा। ये लोग आएगा, बिजनेस करेगा। भारत में बड़ा पकड़ बनाया, समय लगा, पकड़ उकड़ बनाया, तो काफी क्षेत्रों पर ये लोग पकड़ बना लिया, बिजनेस कर रहा था। और धीरे 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 यहाँ की जो सत्ताएं थी, यहाँ के जो सरकार थे, यहाँ के जो राजाएं थे, राजा लोग थे, वो सब धीरे धीरे कमजोर होने लगे। क्या होने लगे? कमजोर, आपस में लड़ने झगड़ने लगे। और फाइनली लगभग 100-150 साल के बाद 1757 का वो घड़ी आता है। कब? 1757। कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी, ठीक है, प्लासी का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध है? प्लासी का युद्ध। प्लासी एक जगह है बंगाल में। कहाँ है? बंगाल में। हुगली नदी के तट पर एक गांव है जिसका नाम है प्लासी। इसी के तट पर, मतलब यहीं पर प्लासी में ही युद्ध हुआ है 1757 में। इसी को कहते हैं प्लासी का युद्ध। किसके बीच में हुआ है? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। ये हिस्ट्री का चीज है। अभी हम लोग पॉलिटी में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कहानी हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। हिस्ट्री में पढ़ाएंगे जो नहीं पढ़े हुए सब, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध हुए और इसी युद्ध के बाद पहली बार अंग्रेजों को राजनीति में हस्तक्षेप करने का क्या मिल गया? मौका मिल गया। इसके बाद थोड़ा सा ये लोग और मजबूत हुआ और 1764, कब? 1764 बिहार के बक्सर में एक युद्ध हुआ। बक्सर सब जान रहे हो ना? यहीं पर युद्ध हुआ जिसको कहते हैं बक्सर का युद्ध, ठीक है। इस बक्सर के युद्ध के बाद 3 पार्टी, एक तरफ और एक तरफ अंग्रेज, ठीक है। अब वो अभी बोल देंगे ज्यादा तो फिर तुमको याद रखने में दिक्कत होगा जो नहीं पढ़े हो, सिर्फ इतना याद रखना। बक्सर का युद्ध हुआ, 3 पार्टी एक तरफ और एक तरफ अंग्रेज, और जीत कौन गया? अंग्रेज जीत गया। अब ये पहला घटना था बक्सर का युद्ध, जब अंग्रेज को डायरेक्ट पूरी तरीके से क्या मिल गया? परमिशन किसमें हस्तक्षेप करने का? राजनीति में। पहली बार कब किया हस्तक्षेप? 1757। पर डायरेक्ट एंट्री कब हो गया? 1764 के बाद। और अब 1765 का वो समय आता है जब अंग्रेजों को टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाता है। टैक्स कौन वसूलता है तुमसे? तुम्हारा राजा। कौन वसूलता है? राजा। अब कौन वसूल रहा है? अंग्रेज। अल्टीमेटली देखोगे तो राजा कौन बन गया? अंग्रेज। राजा जो थे उसको राजा बनाए रखा कौन? अंग्रेज। बोला ठीक है राजा गद्दी तुम बैठो, गद्दी से मतलब नहीं है, क्या आना चाहिए? पैसा। पहली बार यहां से सत्ता में एंट्री हो गया। अब समय के साथ धीरे धीरे देखोगे अलग अलग अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर होंगे जो यहाँ आकर शासन सत्ता को संभालने का प्रयास करेंगे। अब ये सब कर रहा है एक कंपनी। कौन कर रहा है? कंपनी, जिसका नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार जताने के लिए ब्रिटिश सरकार एक कानून बनाएगी, और उसी कानून को हम कहेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट। और भारत में शासन कर रहे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहली बार ब्रिटिश सत्ता के द्वारा ब्रिटेन से एक कानून बनाकर भेजा गया। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए था, इसमें डायरेक्ट कैसे बोलेगा कि आप शासन कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, शासन करना मेरा काम है, हमको दे दीजिए, डायरेक्ट नहीं बोलेगा। बोला क्या? ये हम वहां पर जो आप तो मेरे परमिशन से गए ना बिजनेस करने जी, तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। आप लोग भारत में जाके बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, कई भ्रष्टाचारी हो गए, बहुत भ्रष्टाचारी अधिकारी लोग हो गया है, कोई घूस लेता है, कोई कुछ करता है, ये सब पर रोक लगाने के लिए हम कानून बना रहे हैं। समझ में आया? मतलब अल्टीमेटली ये जता दिया कि बाप यहाँ है। समझ में आया? भले ही तुम वहां शासन कर रहे हो पर बाप कहाँ बैठा हुआ है? ब्रिटेन में। इससे पहले 1773 से पहले क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव था क्या? आंसर है नहीं। लेकिन 1773 का जब कानून पारित हो गया, अब ये बोल नहीं सकता है हम आपके कानून को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उसी की परमिशन से आया। समझ में आया कहानी? यहां से शुरू हुआ कानून बनना। धीरे धीरे साल दर साल धीरे धीरे बहुत सारे कानून बनते जाएंगे।
और फाइनली एक कानून बनेगा 1935 में। कब बनेगा? 1935, जिसको कि हम लोग संविधान का एक रूप ही समझते हैं। क्या समझते हैं? संविधान का रूप, क्योंकि 1935 में एक संविधान बनाकर ही भेजा गया। ठीक है, तो यही कानून धीरे 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 आगे चल के हम लोगों को एक आइडिया दिया। एक अचानक तो कुछ नहीं होता है, जैसे हम अभी बोले कि ये सब पढ़ाएंगे, ये पढ़ाने का जो आइडिया आया कहां से आया? प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस अभी तक क्या ट्रेंड चल रहा है, तो हम लोग संविधान तो बनाएंगे 1940 में, पर आइडिया कहां से आया है? यहीं से आइडिया शुरू हुआ है। ये सब कानून बनाया गया है, इस तरह के हिसाब से हुआ है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये भारतीय संविधान का इतिहास है। क्या है? इतिहास है। या भारतीय संविधान का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। यहां से धीरे धीरे सारे एक्ट पारित होंगे, और एक्ट पारित होते होते फाइनली एक एक्ट पारित होगा 1935 में। कब पारित होगा? 1935 में। और एक तरह से समझ लो 1935 का जो अधिनियम आएगा, एक्ट आएगा, वो एक तरह का संविधान ही है। जब हम संविधान बनाएंगे, हमारे संविधान में लगभग 2/3 हिस्सा, कितना? 2/3 हिस्सा कहां से उठाएगा हम लोग? 1935 के अधिनियम से। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है? अभी संविधान तो हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे, और हम अपने एक्चुअल संविधान पे बाद में आएंगे, लेकिन पहले संविधान के इतिहास के रूप में इन सारे डिटेल को एक बार हम लोगों को देखना है। क्या कहानी यहां तक समझ में आया कि संविधान का जन्म होना कैसे शुरू हुआ? ये समझ में आ गया। तो अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा कि 1773 से लेकर कुछ एक्ट हैं, ठीक है, कुछ एक्ट हैं जिसको पढ़ना है। आज तो यहां तक खत्म करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। कुछ एक्ट है जिसको हमको पढ़ना है। कौन कौन सा एक्ट है ये आज हम एक बार रिकॉल करवा देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं मोटा मोटी हमको अगले 2 से 3 दिनों में पढ़ना क्या क्या है। संविधान का विकास जो हम लोग देखेंगे उसमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब है क्या एक्ट, ये समझ में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ये एक नहीं, इसके बाद बहुत आएगा, ब्रिटिश सत्ता यानी ब्रिटेन से कुछ कानून बनाकर भेज रहा है, इसी को हम कहते हैं एक्ट। क्या कहेंगे? एक्ट। अब इसमें कुछ बदलाव भी आएंगे। जब भारत में सरकार थोड़ा बहुत बनना चालू हो जाएगा तो भारत में भी कुछ एक्ट पारित होंगे, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो फाइनली हम लोग कुछ ईयर जो इंपॉर्टेंट है, जो एक्ट पारित हुआ है वो ईयर के हिसाब से ही उसका नाम पड़ा है। 1773 का एक्ट, क्या कर देते हैं इसको? 1773। दूसरा जो पारित हुआ वो है 1781, फिर कब? 1784, फिर 1786, 1793, उसके बाद 1813, 1833, उसके बाद 1853, उसके बाद 1858, 1861, 1873, 1876, 1892, 1909, 1919, 1935। समझा? अब जो पहली बार ये सब देख रहा होगा लगेगा क्या ये सब रटना है, आज हम जहर खा लेते हैं, ठीक है। तो जहर खाने की आवश्यकता नहीं है, अपने याद हो जाएगा, ठीक है। उतना ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है कि रटेंगे ये सब एक एक याद करेंगे, वैसा नहीं होगा। 1 से 2 बार पढ़ते 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 अपने आप सेट हो जाएगा। जहर वार कोई मत खरीद लेना, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग अलग से दिमाग में रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाएंगे, वो तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। सबसे पहले 1773 काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया गया पहला कानून जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया, कौन सा है? 1773 का एक्ट। कौन सा? 1773। इसके बाद जो 1773 में कुछ खामियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए 1781। कौन सा? 1781। तो खामियों को दूर किया गया है, तो उतना ज्यादा इसका वैल्यू नहीं है, बीच वाला हो गया ना, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 1784। कौन सा? 1784, ठीक है, 1784, ठीक है। इसको कहते हैं पीट्स इंडिया। क्या कहते हैं? पीट्स इंडिया। रटने का दिमाग में मत लाना, बैठ के एक दिन रट लेंगे ऐसे ऐसे करके, नहीं होगा। जिस हिसाब से बता रहे हैं उसी हिसाब से दिमाग में सेट कर जाओ। हम बहुत बार बोले हैं, जो नए बच्चे हो वो सुन लो, पढ़ने के लिए या कहीं पे भी कुछ सीखने के लिए सिलठा मिटा के एकदम क्लीन करना पड़ रहा है। अगर किसी का सिलठा साफ है तो लिखोगे तो दिखेगा, है ना। सिलठा पहले करता था ना जी, पत्ता गोभी फूल गोभी डंठल से या पानी से एकदम धो देता था, उसके बाद उस पर लिखता था, बड़ा एकदम चमकता था। लेकिन मिटाया हुआ है लिख रहा है, मिटाया हुआ है लिख रहा है, मिटाया हुआ है, तो उस पर दिखेगा नहीं। तो हम नहीं चाहते कि हम किसी ऐसे सिलठा पर लिखें जिस पर पहले बहुत बार कोई लिख चुका है। हर कोई नहीं चाहता है, स्पेशली कोई टीचर बिल्कुल नहीं चाहता है जो सिलठा घिना चुका है उस पर लिखें, ठीक है। इसलिए सिलठा साफ करो, और ये सीखो जो सिखा रहे हैं वो सीखना है, ठीक है। जो कुछ सीख चुके हो वो थोड़ा सा साइड करो, ठीक है। चलो, तो 1784 क्या कहा गया इसको? पीट्स इंडिया है। क्या कहा गया? पीट्स इंडिया है, ठीक है। 1781 तो भरपाई करने के लिए था, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको नहीं देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट किसको बनाएंगे हम लोग? 1784। इसके बाद 1786 कहां तक आज है?
1813, 1793 और 1813। आज हमारा टारगेट, हमारा तुम्हारा सबका टारगेट यही होना चाहिए। ये सब गया तेल लेने के लिए, ये मेरे घर में आया है, समझ में आया? आज 13 तारीख है, क्या बोल रहा है? जो भी, ठीक है। हमको लगा मतलब मेरा कैलेंडर गड़बड़ा गया है क्या? ऐसा तो नहीं है कि सोए हम 23 को, उठे 13 को। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज तुम्हारा टारगेट यही होना चाहिए कि ये डेट हमको याद हो जाए। समझ में आ गया? ये सब को हमको कोई मतलब नहीं है, ये सब कल कल जाने हैं, कल का चीज कल जाने हैं, कल का चिंता आज नहीं करना है, ठीक है? तो इतना से इतना तक। तो भारत में ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया पहला कानून कौन सा था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया गया? 1773 का, ठीक है, 1773 का। एक एक करके इसको देखते हैं, फिर हमको याद भी करना है। 1773 का एक्ट, इसको क्या कहा गया? रेगुलेटिंग है। क्या कहा गया? रेगुलेटिंग। क्यों कहा गया? क्योंकि रेगुलेट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। और कारण क्या दिया? यहां लिखा हुआ ये नोट से पढ़ के नहीं रटना है, रटना है स्टोरी जो बताए हैं। बताए थे कि क्या दिया आपके यहाँ, क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए हम एक कानून बना रहे हैं और आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसी को क्या कहा गया? रेगुलेटिंग है। तो कंपनी में भ्रष्टाचार, उपहार और रिश्वत पर रोक। अब एग्जाम में सवाल क्या बनता है? किस एक्ट के तहत भ्रष्टाचार पर रोक लगाया गया या उपहार लेने पर रोक लगाया गया? कौन सा एक्ट था? 1773। अब यही क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन तो यहीं से उठा के पूछता है, ये पूछा हुआ सवाल है कि किस एक्ट के, निम्न में से किस एक्ट के तहत ब्रिटिश अधिकारियों पर उपहार लेने से रोक लगाया गया था? कौन सा एक्ट हो जाएगा? 1773 का रेगुलेटिंग है, ठीक है। अच्छा, जिस ब्रिटिश पीएम ने, क्योंकि ये कानून कहां से बन के आ रहा है? ब्रिटिश संसद से, तो जिस ब्रिटिश पीएम ने इस कानून को बनाया था, उस पीएम का नाम क्या है? क्या नाम है? लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम है? लॉर्ड नॉर्थ। पूरा नाम है फ्रेडरिक नॉर्थ। क्या नाम है? फ्रेडरिक नॉर्थ। और अक्सर जिनको कहा जाता है वो नॉर्थ के नाम से ही फेमस है, इसलिए ऑप्शन में भी तुमको यही मिलेगा। क्या नाम है इसका? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को बनाकर भेजा लॉर्ड नॉर्थ ने, ठीक है। और इसमें पहला पॉइंट यही लिखा, आपके यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आपके अधिकारी जो घूसखोरी में लिप्त हैं, इसको रोकने के लिए हम ये कानून बना रहे हैं और इसको लेकर हम कुछ नियमावली बना रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स आए। पहला पॉइंट जो तुमको इसमें 3 जो पॉइंट दिख रहा है, ये अति इंपॉर्टेंट है और इसी पर हमको डिस्कस करना है। बहुत ज्यादा अभी गलतोतरी नहीं करेंगे हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला चीज अभी बताए थे कि जब भारत में ब्रिटिश लोग सत्ता में आया, मतलब 1764 के बाद से, तब यहां पर गवर्नर नियुक्त होने लगे। क्या नियुक्त होने लगे? गवर्नर, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कहते थे। क्या कहते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर। और ये पहली बार पूरे भारत में जिस क्षेत्र को टारगेट किया वो था बंगाल। कौन सा क्षेत्र था? बंगाल। इसलिए इसको कहते थे बंगाल का गवर्नर। क्या कहते थे? बंगाल का गवर्नर। समझ में आया यहां तक? तो 1757 के बाद से 1764, उसके बाद 1764 के बाद से लेकर 1772 ईस्वी तक या 73 ईस्वी तक जो कानून बनाने वाले सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनको कह रहे हैं बंगाल का गवर्नर। क्या कर रहे हैं? बंगाल का गवर्नर। ये इतिहास का चीज है, वहां तो इसको पढ़ाई डिटेल से, या जो नहीं पढ़े हो वो पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस कानून के तहत बताया गया कि आपके द्वारा जो गवर्नर पद रखा गया है, इसको हम बदल रहे हैं, क्योंकि अब हमारे हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। इस गवर्नर को हम बना रहे हैं गवर्नर जनरल। क्या बना रहे हैं? गवर्नर जनरल। तो तुमसे डायरेक्ट सवाल आता है कि भारत में गवर्नर जनरल पद का निर्माण कब हुआ? तो गवर्नर जनरल पद का निर्माण कब हुआ? 1773 के एक्ट के तहत। या तो 1773 दे देगा या 1774 दे देगा, ठीक है। तो 1773 के एक्ट के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल नियुक्त होने लगा। भारत में नियुक्त हुआ या बंगाल में नियुक्त हुआ? एकदम स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में याद रखोगे कहानी, तभी समझ में आएगा, तभी मजा भी आएगा पढ़ने में। पहले ही चल रहा था बंगाल का गवर्नर। क्या चल रहा था? बंगाल का गवर्नर, ठीक है। बंगाल का गवर्नर 1773 में आदेश क्या आया? अब गवर्नर नहीं रहेगा, गवर्नर की जगह क्या लगाना पड़ेगा? गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और इस समय जो गवर्नर के पद पे नियुक्त था आदमी, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल किसके समय में हो गया? वारेन हेस्टिंग्स के समय। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। याद हो गया इतना सा, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि आप इकलौते यहाँ नवाब बन के नहीं बैठेंगे,
आपको मदद करने के लिए हम कुछ आदमी नियुक्त कर रहे हैं, आपका एक परिषद बनाएंगे। यही तो होता है, बड़े लोगों को कंट्रोल करने के लिए 4-5 छोटे लोग उसके पीछे लगा दिए जाते हैं। आपको इसके हिसाब से भी काम करना है। ये सहायता के लिए एक परिषद बनाएंगे, इसको क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल का परिषद। और इस परिषद में संख्या कितने होंगे लोगों की? 4। कितने होंगे? 4। तो दो चीज अभी सीखा कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा भेजा गया। और भेजा किसने? लॉर्ड नॉर्थ ने। पीएम वहां का कौन है? लॉर्ड नॉर्थ। और इसके तहत बंगाल का गवर्नर क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। और इसके परिषद में कितने सदस्य नियुक्त हुए? 4। अब बोला ये सब तो ठीक है, जो फैसला होता था पहले राजा ही अंतिम फैसला करता था, अब राजा की जगह अंतिम फैसला कौन करने लगा? गवर्नर जनरल। तो बोला गया नहीं, अगर आपके बीच में यानी ब्रिटिश के बीच में और किसी राजवाड़े के बीच में, राजा के बीच में विवाद होता है तो इसको कौन सुलझाएगा? इसको सुलझाने के लिए होना चाहिए न्यायालय। क्या होना चाहिए? न्यायालय। अब यहाँ बच्चा गलती कैसे करता है उस चीज को भी सीखते जाना है। पूछता है कि किस न्यायालय का निर्माण किया गया, उच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का? अब समझना, जिसको कॉन्सेप्ट याद है उसको रटना नहीं पड़ेगा। हम क्या बोले? इस न्यायालय में उन विवादों को सुलझाया जाएगा, जैसे मान लो सबसे बड़ा अधिकारी अभी न्यायालय या न्यायिक फैसला देने वाला पहले होता था राजा। अब राजा की जगह ब्रिटिश आदमी आ गया, उस ब्रिटिश आदमी का नाम क्या है? गवर्नर जनरल। क्या नाम है? गवर्नर जनरल। तो ये आदमी नहीं, पद का नाम होता है। फैसला जज देता है, ना कि उस जज मतलब आदमी देता है। जज वो है, उस कुर्सी पे बैठा हुआ इसलिए फैसला सुना रहा है। हो सकता है भार्गव नाम का बाहर भी कोई हो और भार्गव नाम का एक जज पे कुर्सी पे बैठा हो, तो फैसला सुनाने वाला जज भार्गव है कि भार्गव है? जज भार्गव। उस कुर्सी का वैल्यू उस आदमी का, बाहर आएगा 4 लाख गिरा के कोई मार देगा उसको, लेकिन जब उस कुर्सी पे बैठा हुआ है तो वही मारने वाला हुजूर। ठीक है, एकदम सर झुका के खड़ा रहेगा। तो गरिमा होता है उस पद का। तो अभी सबसे बड़ा पद है वारेन हेस्टिंग्स, सॉरी गवर्नर जनरल का। ठीक है, यही फैसला करता था। लेकिन ब्रिटिश संसद से एक कानून पारित हुआ, अब अंतिम फैसला आप तो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपके और राजा के बीच में झगड़ा होगा तो कौन फैसला करेगा? इसके लिए एक कोर्ट होना चाहिए, और वो कोर्ट होगा उच्चतम न्यायालय। कैसा होगा? उच्चतम न्यायालय। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में आओ, अगर मान लो किसी राज्य और केंद्र के बीच में झगड़ा होता है, क्या कोई हाई कोर्ट सुलझा पाएगा? क्या मामला कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और यहां भी तो वही मामला था, किसी राज्य और केंद्र में कौन सत्ता में है? गवर्नर जनरल। तो केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा हो रहा है तो सुलझाएगा कौन? उच्चतम न्यायालय। कौन सुलझाएगा? उच्चतम न्यायालय। तो याद रखोगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, कब? 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ना कि हाई कोर्ट। एक बार एग्जाम में पूछ लिया है कि 1774 में एक कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। अब ये बच्चा भावनाओं में बह जाता है कि सब चीज तो ठीक लग रहा है, सब चीज ठीक लग रहा है, लेकिन एक जगह वो खेला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ना कि हाई कोर्ट। क्यों क्या गया ये समझ में आ गया? क्योंकि गवर्नर जनरल पर भी अगर कोई विवाद होता है तो उसको वहां सुलझाना है, तो बड़े कोर्ट होने चाहिए। और बड़े कोर्ट को क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ 1774 में। कहा? कलकत्ता में। कहा? कलकत्ता। वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। लेकिन भारत में जो पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ वो कहां स्थापित हुआ? कलकत्ता में। अगर ये तुमसे सवाल पूछा जाए कि भारत का प्रथम सुप्रीम कोर्ट कहां स्थापित हुआ? कलकत्ता में। किस वर्ष? 1774। किस एक्ट के तहत? 1773 के एक्ट के तहत। ठीक है, और ऐसे तो इसमें और भी चीजें पढ़नी है, लेकिन ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है। हिस्ट्री में थोड़ा बहुत और डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखना है। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुआ? क्या नाम था? एलिजा इम्पे। क्या नाम था? एलिजा। ठीक है, एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? एलिजा इम्पे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। क्या याद हुआ यहां तक? जिसको याद है वो नहीं, ठीक है, जिसको याद नहीं है उसको यहां तक याद हुआ। ठीक है, चलो अब आगे चल के देखते हैं कि इसमें एक और काम किया गया है 1773 के एक्ट में। उस समय में 3 क्षेत्र, ये आगे चल के काफी काम आएगा, ये तीनों अच्छे से याद रखना। अगर पूछा जाए कि ब्रिटिशर्स ने भारत के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाया सबसे पहले? 3 क्षेत्र पर। कौन? कितने क्षेत्र पर? 3 क्षेत्र। एक तो हो गया बंगाल। कौन सा हो गया? बंगाल। दूसरा था दक्षिण भारत का मद्रास। क्या था? दक्षिण भारत का मद्रास। और तीसरा था पश्चिम भारत में मुंबई। कौन सा था? मुंबई। अगर पूछा जाए कितने प्रेसिडेंसी निर्मित हुए अंग्रेजों के, तो 3। कितने हुए? 3। बंगाल, मद्रास और मुंबई। बंगाल, मद्रास, मुंबई, ये तीनों का जो ट्रिपलेट है ये बहुत काम आएगा आगे चल के, भी बहुत जगह यूज करेंगे। ठीक है, अभी
पप्पा कहाँ बैठ रहे हैं? बंगाल में। कहाँ बैठ रहे हैं? बंगाल में। तो जो चाचा दोनों है उसको बोला डायरेक्ट रिपोर्ट कीजिए इसके बाप को। ये समझ में आया? 3 भाई है, टोटल कितने भाई हैं? 3 भाई। इसमें सबसे बड़ा भाई कौन है? बंगाल में, क्योंकि हम लोग चर्चा किसका कर रहे थे? बंगाल का। बोला ये दोनों भी स्वतंत्र रूप से अपना घर नहीं चलाएगा, किसको रिपोर्ट करेगा? बंगाल को। किसको रिपोर्ट करेगा? बंगाल को। तो मद्रास और मुंबई, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को भी किसके अंदर ले आया? बंगाल। मतलब इसका घर अलग है, इसका घर अलग है, लेकिन दोनों जो फाइनल डिसीजन लेगा वो किसके परमिशन से लेगा? बंगाल। 3 भाई था, इतना ही याद रखना है। एक का नाम बंगाल, दूसरे का नाम मद्रास, तीसरे का नाम मुंबई। तीनों अपने अपने हिसाब से शासन करता, लेकिन कहा दिया गया कि बंगाल सबसे बड़ा भाई है और इस दोनों को हमेशा रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? मद्रास और मुंबई को। किसको? बंगाल। क्या यहां तक कहानी समझ में आया? इसी को कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहते हैं? फटाफट 1 मिनट में पूरा चीज रिकॉल करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रुक जाओ पहले पूछेंगे हम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। चल समझ रही है? चलो आज क्या कहा गया इसको? रेगुलेटिंग है। किसने भेजा बनाकर? लॉर्ड नॉर्थ ने। कितने बिंदु याद रखें इसमें? 4। पहला बिंदु, उपहार पर रोक लगाया। क्या? घूस लेने पर। अरे घूस को ही जब अच्छे शब्द में बोलते हैं तो उपहार बोलते हैं, ठीक है? जैसे तुम किसी अधिकारी को घूस नहीं दे पाओगे, सर मिठाई, मिठाई में 2 लाख टका है, ठीक है? तो मिठाई वही उपहार हुआ, वही उसी को हम तो दूसरी भाषा में उपहार बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। इसके परिषद में कितने सदस्य हुए? 4। क्या एक उच्चतम न्यायालय गठित हुआ? कहाँ? कोलकाता में। किस वर्ष? 1774। किस एक्ट के तहत? 1773। गड़बड़ मत कर देना, स्थापना वर्ष 74 और एक्ट 73, ठीक है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। इसके अंदर, बंगाल के अंदर 2 और किसको लाया गया? मद्रास और मुंबई। सवाल पूछेगा कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष? 1773, ठीक है? चलो अगला 1781 का एक्ट। नहीं याद रखना है ज्यादा कुछ। एक अगर कभी भी कानून पूछे, ये सिर्फ क्रम में आएगा, बस इतना याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट के खामियों को दूर करने के लिए कौन सा कानून बना? कौन सा बना? 1781 का, ठीक है? बस इतना ही याद रखना और ज्यादा कुछ भी इसमें याद नहीं रखना है। अब जैसे तुम्हारे नोट्स में कुछ चीजें लिखी हुई होगी तो रूम पे जाओगे वो पढ़ लेना कभी, अभी दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, ठीक है? चलो इसके बाद जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है वो है 1784 का एक्ट। कौन सा? 1784 का एक्ट। इसको क्या कहा गया? इसी से सवाल कई बार पूछ लेता है कि पिट्स इंडिया एक्ट। क्या कहा गया? पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का एक्ट क्या कहलाया? पिट्स इंडिया एक्ट। तो तुमसे पूछ लेगा पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष आया? किस वर्ष आया? 1784। अब इस पिट्स इंडिया एक्ट में एक सबसे बड़ा काम जो हुआ, जो याद रखना है तुमको, वो है, अब शासन तो कर रहा था ये लोग, समझना, शासन कर रहा था एक बिजनेसमैन। कौन शासन कर रहा था? बिजनेसमैन। अब ऊपर वाले को लगा कि हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है? शासन भी वही करेगा, बिजनेस भी वही करेगा, मजा नहीं आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा बदलाव करना होगा। बोला नहीं नहीं नहीं, आई ना चोर, शासन भी तुम ही करो और बिजनेस भी तुम ही करो। बिजनेस करने वाले को अलग करेंगे और शासन करने वाले को अलग करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक शासन कर रहा था, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। इसीलिए कहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा द्वि शासन व्यवस्था, द्वि शासन के बारे में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगर दे दे किस एक्ट के तहत द्वि शासन या दोहरी शासन व्यवस्था शुरू हुआ, तो 1784 का है। कौन सा? 1784। देखो द्वैत शासन का कई और चर्चा है। द्वैत शासन के बारे में हम लोग बहुत चीज पढ़ने वाले हैं, 3-4 चीज पढ़ेंगे कि पहली बार द्वैत शासन किसने लागू किया, ठीक है? कहां लागू हुआ, तो उस पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है? अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस एक्ट के तहत द्वैत शासन लागू किया गया। किस एक्ट के तहत? 1784। अब ये द्वैत शासन क्या है? द्वैत शासन वर्ड समझना, ये रूप अलग अलग हो सकता है। द्वैत शासन का रूप क्या हो सकता है? अलग अलग। जैसे मान लो हम हैं केंद्र, ठीक है, और तुम सब एक एक राज्य है, तो हो सकता है कि तुम अपना शासन अलग कर रहा है, हम अपना अलग शासन कर रहे हैं, इसको द्वैत शासन नहीं कहेंगे। जब एक ही जगह पर 2 आदमी शासन करेगा तो उसको क्या कहेंगे? द्वैत शासन। मतलब ये राज्य मेरा है और ये राज्य तुम तीनों, इस तीनों का भी है, ये भी यहाँ का मालिक और यहाँ का मालिक कौन? हम भी, इसको क्या कहेंगे? द्वैत शासन। एक प्रणाली ये हुआ। अब एक ये भी हो सकता है कि शासन सत्ता में 2 भाग में बांट दिए। शासन सत्ता क्या किए हैं? 2 भागों में बांट दिया। अभी वही हुआ है,
शासन सत्ता कितने भागों में बढ़ गया है? 2 भागों में। इसीलिए इसको भी क्या कहा जाता है? द्वैध शासन। लेकिन ये वो द्वैध शासन नहीं है जो कि पहले वाला समझा है। समझ में आया? इसमें भी सत्ता को 2 भागों में बांटा गया। एक पार्ट करेगा बिजनेस, क्या करेगा? बिजनेस। और दूसरा पार्ट क्या करेगा? राजनीति। पहले दोनों एक ही कर रहा था। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि बताओ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके तहत बिजनेस को यानी व्यापार को राजनीति से किस वर्ष पृथक किया गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर होगा 1784। किस एक्ट के तहत? ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। और जो व्यापारिक वर्ग होगा, जो व्यापार का मामला देखेगा, उसको कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जो राजनीति देखेगा उसको कहेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बच्चा ये भी मिक्स कर देता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या हुआ। इतना तो मूवी सब वगैरह सब देखते हो। कंपनी का होता है डायरेक्टर। क्या होता है? डायरेक्टर। कंपनी का जो बड़ा अधिकारी लोग होता है उसको क्या कहते हैं? डायरेक्टर। ठीक है। कंट्रोल करने वाला कौन होता है? बिजनेसमैन या राजा या सरकार का आदमी? ऑब्वियस है ना, इतना सबको पता है कि कितना भी बड़ा कंपनी क्यों ना हो जाए, अंबानी कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, पर कंट्रोल देश में किसका चलेगा? निष्ठाधारी जो कोई भी आ जाएगा, ठीक है, कोई भी आ जाए, उसी का सरकार सत्ता चलेगा, क्योंकि यही है कंट्रोलिंग पावर। क्या है? कंट्रोलिंग पावर। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स में कभी कंफ्यूजन हो कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या है, तो याद रखना डायरेक्टर्स होता है कंपनी में। डायरेक्टर्स क्या होता है? कंपनी में। व्यापारिक वर्ग को क्या कहा गया, या व्यापारिक कंट्रोल जिसके पास रहेगा उसको क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और राजनीतिक कंट्रोल जिसके पास रहेगा उसको क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब मजेदार सवाल यहां से पूछ लेता है, दोनों में से पावरफुल कौन? अगर बोला जाए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों के पास समान पावर है, इनमें से कोई नहीं, क्या आंसर होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बताए? कितना भी बड़ा कंपनी क्यों ना हो जाए, सत्ता में जो रहेगा वही कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोलिंग पावर हमेशा राजनीति का होगा। किसका होगा? राजनीति का। इस दोनों में से बड़ा कौन, पावरफुल कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किस वर्ष विभाजन हुआ? 1784 में। ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? द्वैध शासन या दोहरी नियंत्रण प्रणाली। ये वाला तब क्वेश्चन का आंसर होगा जब पूछा जाए किस एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का विभाजन हुआ। किस वर्ष? 1784। ठीक है। ऐसे केंद्र और प्रांत का द्वैध शासन करके देगा तब अलग एक्ट हो जाएगा। यहाँ केंद्र और प्रांत कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है कि बताओ कंपनी के, वर्ड पे ध्यान देना, कंपनी के मामलों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस वर्ष शुरू हुई? किस वर्ष शुरू हुई? 1784 में। और इसमें 2 भागों में जो बटा उसको क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। चलो, कंपनी के भारतीय अधिकृत क्षेत्र को पहली बार कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि बोला क्या गया है। ठीक है। कंपनी के द्वारा जितने भी क्षेत्रों पर अभी तक अधिकार किया गया था, पहली बार इसको कहा गया ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र। क्या कहा गया? ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र। इतना ही समझना है तुमको कि कानून बनाकर धीरे धीरे कंपनी 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 के जगह क्या करना चाहता है वो? ब्रिटिश ब्रिटिश ब्रिटिश। समझ में आया? ताकि यहाँ के लोगों में ये भावना जगे, ये सत्ता में जो है ये एक्चुअल में कंपनी कुछ नहीं कर सकता मेरा। कौन कर रहा है? मेन कर रहा है ब्रिटिश सरकार। तो याद रखोगे, कंपनी के भारतीय अधिकृत क्षेत्र को पहली बार क्या कहा गया 1784 में? ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश अधिकृत। ठीक है, ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र। अब ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ किस वर्ष कंपनी के द्वारा अधिकृत क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा गया? किस वर्ष कहा गया? 1784 में। 2 ही पॉइंट याद रखना है कि 1784 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहा था उसको 2 भागों में बटा दिया। एक कंपनी जो बिजनेस करेगा और दूसरा राजनीति करेगा। कंपनी वाले को कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीति वाले को कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। और क्या कहा गया कि आप जितना क्षेत्र जीते हैं वो कंपनी का क्षेत्र नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? ब्रिटिश क्षेत्र कहलाएगा, ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला है 1786 का है। कौन सा? एक ही पॉइंट यहां से याद रखना है, कुछ भी नहीं याद रखना है, एक ही पॉइंट, वो है वीटो पावर। क्या है? वीटो पावर। ठीक है। तो याद रखोगे किस वर्ष के एक्ट में गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया? कौन सा? 1786 का है। कौन सा? 1786। वीटो क्या होता है एक लाइन में जान लो। वीटो एक नकारात्मक पावर है। क्या है? नकारात्मक पावर। एक नकारात्मक असीम शक्ति है जो कहीं पर भी किसी चीज को नकार सकता है। मतलब हम किसी चीज को जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हाँ हम उसका विरोध जरूर कर सकते हैं। और यही यूएन में भी है। यूएन के परमानेंट सदस्य कितने? 5। पांचों के पास है वीटो पावर।
अब 4 उसमें से बोलता है कि भारत को भी शामिल कर लीजिए छठा सदस्य के रूप में। एक है बोला ना जरूरत ना है, ठीक है, वो कौन है? चीन बोलेगा ना भारत को शामिल नहीं करेंगे। तो 4 एक तरफ और एक तरफ, तो बिल पारित हो जानी चाहिए, पर नहीं होगा, इसी को तो वीटो शक्ति कहते हैं, ठीक है। चलो, तो याद रखोगे जो गवर्नर जनरल है अभी तक उसको परिषद के जो भी कानून बनाए गए कानून होंगे उसको नकारने का अधिकार नहीं था, पर पहली बार परिषद के बनाए गए कानून को नकारने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को। किस वर्ष? 1786, ठीक है, याद रखोगे। और इसमें अगर तुमसे कभी पूछा जाए पिट्स इंडिया की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा कानून आया, तो 1786 का है। वो जो बाद वाला होगा उसको हम लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है 1793 का चार्टर अधिनियम। कौन सा? 1793 का चार्टर अधिनियम। देखो, चार्टर अधिनियम आगे चल के हर एक 20 साल पे आएगा। कितने साल पे? 20 साल पे। तो 1773 के बाद देखोगे तो पहला चार्टर अधिनियम आया 1793 में। कब आया? 1793। उसके बाद 1813, उसके बाद 1833, उसके बाद 1853। अब चार्टर तो यहीं से ऐसे याद हो गया, ठीक है। कि चार्टर अधिनियम 1773 के हर 20वें साल पे आया है। कितने साल पे? 20वें साल पे। चार्टर 4, सॉरी चार्टर 4 बोलते हैं, चार्टर 20, ठीक है, चार्टर 20 हर कितने साल पे? 20 साल पे। तो पहला 1793, उसके बाद 1813, फिर 33, फिर 53। ये तो याद हो गया, इसमें कानून बना ही बना होगा, ठीक है। अब ये चार्टर अधिनियम क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल अधिनियम है वैसा ये भी एक अधिनियम है, कुछ भी ज्यादा विशेष कर नहीं है। जब हम कोई ऐसा कानून बनाते हैं जब किसी को नियंत्रित करने के लिए हो, शासन कैसे करना है ये बताने के लिए नहीं, उसको नियंत्रित करने के लिए। जैसे 1773 का एक्ट आया, ये सरकार को नियंत्रित करने के लिए था कि आप कैसे सत्ता चलाइएगा उसके लिए था, नियंत्रित करने के लिए। अगर कोई ऐसा कानून बने जो कि सत्ता में रहने वाले लोगों को नियंत्रित करने के लिए हो, उसी को हम क्या कर देंगे? चार्टर। आपके लिए हम ये कानून बनाए। 2 तरह का कानून होता है, जैसे मान लो हम सरकार है तो एक कानून लिखेंगे हमको शासन कैसे करना है, दूसरा कानून है हमको कैसे रहना है। समझ में आ गया? तो हमको कैसे रहना है इसके लिए जो कानून बनता है उसी को क्या कहेंगे? चार्टर अधिनियम। बहुत ज्यादा कोई विशेष अंतर है नहीं, ठीक है। तो 1793 का चार्टर अधिनियम, इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया है वो एकाधिकार लेकर आया है। क्या लेकर आया है? एकाधिकार, ठीक है। इसका कॉन्ट्रैक्ट है एकाधिकार का, वो कुछ दिन में खत्म हो जाता है। तो इसमें 1793 में एकाधिकार को अगले 20 साल के लिए मुलतवी नहीं, क्या बोलते हैं, एक्सटेंड, क्या होता है जी, जो भी है एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है। समझ में? मुलतवी तो हो गया, खत्म ना करना। आज कोर्ट का कार्रवाई मुलतवी की जाती है, मुलतवी मतलब खत्म कर, हाँ, स्थगित, जो भी है रहने दो। तो 1793 ईस्वी में पहली बार 20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया। कितने साल के लिए? तो याद रखोगे, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाया गया। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए, यानी 1813 तक, 1813 तक, याद रहेगा, ठीक है। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो याद रखोगे, ठीक है, कि 1793 में जो कानून फैसला बन के आया उसमें यह कहा गया, अभी तक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, नियंत्रण बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को सैलरी ब्रिटिश सरकार देती थी। कौन देती थी? ब्रिटिश सरकार। बोला काहे देंगे हम, ये काम तो आपके लिए ना कर रहा है जी। तो 1793 में एक आदेश पारित किया गया कि इन बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के सभी मेंबर्स को सैलरी कहां से आएंगे? भारत से। कहां से आएंगे? भारत से। याद रखोगे, नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों को वेतन कौन देगा? भारत। कौन देगा? भारत। समझ में आया? तो 1793 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें एक बात यह भी कहा गया था, अगर तुमसे कभी कहा जाए कि किस एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स है यानी नियंत्रक बोर्ड के सदस्य हैं उनको वेतन भारतीय राजस्व से मिलने लगा, तो कौन सा ईयर होगा वो? 1793, ठीक है। तो याद रखोगे, नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों को वेतन मिलेगा भारतीय राजस्व से, ठीक है, भारतीय राजस्व मतलब भारत के द्वारा दिया जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया? पहले इसको सैलरी कौन दे रहा होगा? ब्रिटिश वाला। बोला नहीं, काम तो आपके लिए ना कर रहा है जी, तो आप सैलरी भेजेंगे, ठीक है। और दूसरा, कंपनी का व्यापारिक अधिकार कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्ष, ठीक है। अब कहानी आ गई 20 साल, इसलिए तो बोले कि शुरुआत में जो थोड़ा सा मेहनत कर लिया उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब देखो तुम अपने आप पढ़ते जाओगे, 13 आया, फिर क्या आ जाएगा? 33, फिर क्या आएगा? 53। क्या यहाँ तक का कहानी नहीं पड़ गया? और इसके बाद तो इतना बार इतिहास में पढ़े हो, 4 5 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 58 को भूलोगे कभी? क्या नहीं, 61 वाला याद रखना है, याद करवाएंगे। उसके बाद 9, 19, 35, यही 3 तो है जिसको याद रखना है, कहानी खत्म। और इतना बार ये क्वेश्चन के थ्रू और पूछते पूछते हम करवा देंगे ना, तो भूलोगे नहीं इसको, ठीक है। चलो अब आ जाओ 1813, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारतीय शिक्षा पर पहली बार अंग्रेज कुछ प्रयास किया सुधार करने का। समझो, अभी तक वो लोग सिर्फ हम क्या लेंगे, कितना पैसा लेंगे, कहां से लेंगे, कितना सरकार को भेजेंगे, यही सब कर रहा है। क्या भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा कुछ कर रहा है क्या? आंसर है नहीं। तो पहली बार ब्रिटिशर्स को बहुत सारी कमियां नजर आएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ काम ही करवाना है, तो काम करवाने के लिए जो चाहिए क्लर्क, वो कहां से लेके आएगा? अभी ब्रिटेन से लेके आएगा, क्योंकि यहाँ का आदमी अंग्रेजी नहीं जानता है, पढ़ा लिखा नहीं है, सब खाली धर्म, हिंदू मुस्लिम यही करने में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को पढ़ाना पड़ेगा अच्छे से अपने स्तर पे। अब इसको लेकर प्रयास करना शुरू हुआ। तो अगर पूछा जाए कि पहली बार एजुकेशन के फील्ड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब प्रयास किया, आंसर होगा 1813 में। कब प्रयास किया? जितने भी स्कूल्स वगैरह थे सबको 1-1 लाख रुपए भेजा गया। इसके कितने भेजे गए? 1 लाख। मतलब 1 लाख में जा बेटा जी ले जिंदगी, जो इंप्रूवमेंट करना है कर लो। लेकिन आदेश दिया गया कि इंप्रूवमेंट करना इंग्लिश में। किसमें करोगे? इंग्लिश में। लगता है करेगा कि बोला हम करेंगे हिंदी में, तो दोनों लड़ते रह गया, ना इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हुआ ना हिंदी में इंप्रूवमेंट हुआ, पैसा वापस लौट गया। समझ में आ गया? लेकिन प्रयास तो किया ना जी। तो पहली बार एजुकेशन के फील्ड में प्रयास कब किया गया? 1813 में। एक काम तो ये हुआ। दूसरा काम जो हुआ वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार का समाप्ति। क्या हुआ? 93 में 20 साल के लिए एकाधिकार दिया गया था ना, तो 1813 में समाप्त हुआ। 1813 में क्या हुआ? समाप्त हुआ। पर सवाल ये उठता है, क्या पूर्ण रूप से समाप्त हुआ? आंसर है नहीं। भारत में एकाधिकार समाप्त हुआ। क्या समाप्त हुआ? भारत में। लेकिन एक चीज को छोड़कर, कहानी अच्छे से याद रखना होगा, नहीं तब ये सब रटते रहोगे याद नहीं होगा। एक चीज को छोड़कर, वो एक चीज है चाय। क्या है? चाय। अब ये सवाल काफी बढ़िया सवाल बनता है, निम्न में से किसका एकाधिकार 1813 में समाप्त नहीं हुआ? तो चाय पर एकाधिकार। किसका? चाय पर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हो गया? 1813 में, ठीक है। लेकिन भारत में खत्म होने के साथ साथ 20 साल के लिए एकाधिकार और बढ़ गया। अब चाइना में आप 20 साल तक बिजनेस कर सकते हैं अकेले। एकाधिकार समझते हो? एकाधिकार का मतलब होता है सिर्फ मेरा अधिकार, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 आदमी है तो सबका अधिकार। एकाधिकार मतलब एक आदमी का अधिकार। तो अभी तक भारत में व्यापार करने का एकाधिकार था किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। 1813 में बोला कि अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी जाकर भारत में व्यापार कर सकता है, अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार नहीं रहा। लेकिन अभी चाइना कोई और नहीं घुसेगा। चाइना में सिर्फ और सिर्फ कौन बिजनेस करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी बात यह भी कही गई कि कोई भी चाय का बिजनेस नहीं कर सकते हो, भले ही दूसरा ब्रिटिश कंपनी आ जाए भारत, पर वो किसका बिजनेस नहीं करेगा? चाय का। क्योंकि चाय का एकाधिकार अभी भी किसके पास रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आया? दो मुख्य काम समझ में आया 1813 का। पहला काम एजुकेशन के फील्ड में पहला प्रयास, दूसरा काम ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार भारत में समाप्त। और मिला कहां का? चीन का। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछ ले कि चाइना में एकाधिकार समाप्त कब हो जाएगा? अगले 20 साल के बाद, यानी 33 में। कब समाप्त हो जाएगा? 33 में। पूर्ण रूप से एकाधिकार कब समाप्त हुआ? 33 में। कब समाप्त हुआ? 33 में, ठीक है। चलो अब आ जाओ। तो 1817 कंपनी का भारतीय एकाधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन चीन के लिए एकाधिकार मिला। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए। परंतु पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी मतलब भारत और ये चाइना वगैरह जितने भी पूर्वी क्षेत्र हैं, यहां पर एक एकाधिकार कंपनी का अभी भी बना रहा। वो कौन सा था? वो था चाय पर। किस पर था? चाय, ठीक है। भारत में पहली बार शिक्षा सुधार का प्रयास किस वर्ष हुआ? 1813 में। क्या हुआ बता दिए कि सारे स्कूलों को कितने रुपए भेजे गए? 1 लाख रुपए भेजे गए, जो कि लगभग वापस पैसा वैसा ही हो गया। क्योंकि क्या इसमें किसमें बेहतरी किया जाए? हिंदी में, लोकल भाषा में, अंग्रेजी में, इसी पर मतभेद रहा जिसमें सक्सेसफुल हो नहीं पाया। इसके अलावे ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। यह भी पूछा जाता है कि ईसाई अभी तक जो था, अभी तक देखो धर्म प्रचार का एक तरीका होता है। जैसे जो मुस्लिम लोग देखोगे, इस्लाम धर्म, राजा जैसे ही घुसा वैसे ही कनपट्टी पे गन रख दिया। इस्लाम धर्म कबूल करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, कहानी खत्म, ठीक है। दूसरा आदमी उसको देख रहा था, करेगा, कर लेते हैं। समझ में आया? तो जैसे एंट्री हुआ उसका चालू हो गया। पर ये लोग वैसा नहीं किया है, ये लोग समय लिया। और इस बार अब जाके 1813 में बोला कि अब फादर लोग जो होते हैं, पादरी लोग, ये सब जा सकते हैं और आप जाके ईसाइयों का वहां प्रचार कीजिए, वहां पे ईसाई धर्म को फ्लरिश कीजिए, ठीक है। तो कब पहली बार क्या गया? 1813 में। फिर से रिपीट करो। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने का एक अधिकार कब समाप्त हुआ?
किस चीज का एकाधिकार रह गया? चाय। किस देश में व्यापार करने का एकाधिकार 20 साल का मिल गया? चीन में। ठीक है। भारत में शिक्षा के लिए ब्रिटिश का प्रथम प्रयास किस वर्ष हुआ? 13। मिशनरी जो ईसाई मिशनरी है, इसको प्रचार करने के लिए भारत आने का परमिशन कब मिल गया? 1813। क्या यहां तक याद हुआ? 2 मिनट में शुरू से लेकर अंतिम तक सारा देख लें। चलो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस पीएम ने बनाकर भेजा? नॉर्थ ने। किस वर्ष भेजा? 13 में। ठीक है। क्या कहा गया इसको? रेगुलेटिंग एक्ट। कितने पॉइंट याद रखने हैं? 4। पहला चीज क्या याद रखना है कि जो रिश्वत वगैरह लेने वाला फंडा था उसका इसने विरोध किया, उसको इसने समाप्त किया। दूसरा, जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। इसके बाद याद रखोगे गवर्नर जनरल के परिषद में कितने सदस्य नियुक्त होंगे? 4। ठीक है। इसने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कहां? कलकत्ता। किस वर्ष? 84। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? एलिजा इंटे। ठीक है। किन 2 प्रेसिडेंसी को इसके अंदर लाया? मद्रास और बंगाल। ठीक है। इसके खामियों को किसमें सुधारा गया? 1781। बस और कुछ नहीं। 1784 के एक्ट को क्या कहा गया? पिट्स इंडिया। इसमें मुख्य रूप से एक काम जो 100% याद रखना है वो क्या है? वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण। डायरेक्ट सवाल आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक गतिविधि का पृथकीकरण कब हुआ? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट था। दोनों में पावरफुल कौन था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। चलो, उसके बाद क्या पढ़े? कंपनी के भारतीय अधिकृत क्षेत्र को क्या कहा गया? ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र। ठीक है। 1786 के एक्ट। एक काम वीटो। एक काम क्या? वीटो। गवर्नर जनरल को वीटो कब मिला? 1786 में। ठीक है। चलो, 1793 का चार्टर अधिनियम। भारत में कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के एकाधिकार बढ़ा दिया गया। किस वर्ष के अधिनियम के तहत जो कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनके लोगों को भारतीय राजस्व से पैसा मिलने लगा? किस वर्ष? ये अच्छे से याद रखना, अगर ये सवाल आ गया तो गलती हो जाएगा, इसलिए अच्छे से याद रखना। ठीक है। उसके बाद 1813 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त। किस वर्ष? 1813। कहां के लिए मिल गया? चाइना के लिए। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए। ठीक है। किस फील्ड में एकाधिकार रह गया? चाय में। ठीक है। प्रथम वर्ष शिक्षा में ब्रिटिश का प्रयास? 13। प्रथम प्रयास 13। अब ये जब सवाल आता है ना, अभी लग रहा होगा कि ये पढ़ रहे हैं तो ये सब पता नहीं क्या कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अक्सर बच्चा जब पढ़ा हुआ बच्चा वो 35 मारता है। क्या मारता है? 35। क्योंकि अंग्रेजी के फील्ड में सबसे बड़ा प्रयास जो हुआ है अंग्रेजी को आधार बनाने का, वो कब हुआ है? 35। तो पूछा जाता है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में शिक्षा का प्रथम प्रयास कब किया गया? शिक्षा सुधार का। तो लोग मान देता है 35। क्या आंसर होगा? 13। और जो मिशनरीज है, ईसाई मिशनरीज, उसको भारत में आकर प्रचार करने का परमिशन दे दिया है। कब? 13। क्या यहां तक याद हुआ?